हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। देखिए, रदरफोर्ड जो थे, इनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका जन्म 1871 ईस्वी में 30 अगस्त को हुआ था। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के थे। इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सही व्यवस्था के लिए एक अपना प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने पता लगाया कि परमाणु का नाभिक भी होता है। परमाणु का नाभिक भी होता है। ठीक है, ये इन्होंने पता लगाया। यानी कि इन्होंने कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक की खोज में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, रेडियो एक्टिविटी 1904 में, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1908 ईस्वी में। अब सोच लीजिए, जब नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया तो समझ लीजिए कितने बड़े ये कह सकते हैं कि ज्ञाता थे। तो इन्हीं के हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को ऐसे ही नहीं प्रस्तुत किया। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था, जिसे हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग। तो चलिए पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग देख लेते हैं, और फिर उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, और उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या? रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग है, इसमें समझिए इन्होंने क्या किया। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, इसको जानने के लिए 1911 में एक प्रयोग किया था। इन्होंने इसमें क्या किया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा, ये रेडियम का टुकड़ा देख रहे हैं इसमें, रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकलने वाले अल्फा कण, यहां से इनसे निकलने वाले अल्फा कण को सोने की ये पत्थर देख रहे हैं, सोने की ये पतली सी पत्थर है, इस पे इसका प्रहार कराया। ठीक है, तो प्रहार कराया तो क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है ना, अपने मार्ग में बिना विचलन के स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये सीधे निकल जा रही है, देख रहे हैं ना, ये अधिक अल्फा कण जो है, ये देखो ये सीधी निकल जा रही है। ठीक है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हुई है, थोड़ी सी, देखो यहाँ टेढ़ा हो गया है ना, और बहुत कम अल्फा कण जो हुआ वह टकरा कर पुनः अपने मार्ग में वापस, देखो ये टकरा के वापस लौट रही है, बहुत ही कम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने क्या देखा, इससे क्या देखा कि अधिकांश स्थान रिक्त होता है परमाणु में, इसी कारण से ना ये अल्फा कण सीधे निकल जा रही है। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला कि थोड़ी सी विचलित हुई, इसका मतलब यह है कि परमाणु के मध्य स्थान में कोई समान आवेश वाला कण उपस्थित है, जिसके कारण समान आवेश उपस्थित है, जिसके कारण एक विचलित हो रही है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है। अच्छा, कुछ किरणें स्वर्ण पत्थर से टकरा कर वापस लौटने का मतलब यह है कि परमाणु के अंदर उपस्थित एक बहुत ही कम
आयतन वाला या बहुत ही कम, अत्यंत कम आयतन वाला कोई वस्तु है जिसे ये टकरा कर ये वापस आ जा रहे हैं कण, है ना। और इसी से इन्होंने पता लगा कि हाँ इसके बीच में कुछ रहता है, यानी कि वही इसका नाभिक होता है। उसी का नाम क्या रखा गया? परमाणु का नाभिक। तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 1911 में रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रहार कराया। एक्चुअल में देखो ये अल्फा कण होते हैं ना, ये हीलियम आयन के समान ही होते हैं। एक्चुअल में अल्फा कण पे +2 धन आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हीलियम आयन का भी तो उसी तरह से होता है ना जी, +2 चार्ज लगा रहता है और ये इसका एटॉमिक द्रव्यमान जो होगा 4 इकाई 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो एकदम सेम ही होता है ना। चलिए इससे कोई अभी मतलब नहीं है। तो जब प्रहार कराया तो क्या हुआ जी? तो इससे या इस प्रयोग से प्राप्त कौन सी सूचनाएं प्राप्त हुई? चलिए उन सूचनाओं को देख लेते हैं। प्राप्त सूचनाएं कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं? पहला सूचना क्या प्राप्त हुआ कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलन के स्वर्ण पत्थर को पार कर सीधे निकल जाती हैं जिससे यह पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त है। इससे ये पता चलता है ना कि परमाणु अधिकतर स्थान रिक्त है। दूसरा हमने क्या देखा कि थोड़ी सी विचलित हुई है किरणें। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं जिससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई समान आवेश उपस्थित है। समान आवेश यानी कि धन आवेश उपस्थित है ना जी। और क्या? वापस भी मुड़ के आ जा रही है किरणें, तो यहां पर लिख सकते हैं कि बहुत कम किरणें अल्फा कण या बहुत कम किरणें टकराकर अपने मार्ग
पर पुनः वापस लौट आती हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर उपस्थित धन आवेशित वस्तु का आयतन अत्यंत ही कम होता है, अत्यंत ही कम होता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया अल्फा कणों के प्रहार से किस तरह से इन्होंने अपना प्रयोग किया, और इस प्रयोग का ही एक निष्कर्ष निकाला, और जिससे इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। चलिए अब उस परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग पॉइंट लेते थे परमाणु मॉडल का, कि पहला इनका निष्कर्ष क्या था कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में रहता है। तो यहाँ पे इसके नाभिक में रहता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। दूसरा, परमाणु के अंदर अधिकतर स्थान क्या होता है? रिक्त होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? ये परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि समान द्रव्यमान के, है ना जी, समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में मौजूद रहते हैं। इसके कारण परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों कर देते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे ना जी, इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अच्छा, नाभिक की तुलना में, नाभिक से अगर ये पूरे नाभिक की तुलना करेंगे तो नाभिक का आयतन जो होता है परमाणु के आयतन की तुलना में काफी नगण्य होता है, कम होता है, लेकिन सारा द्रव्यमान यही रहता है नाभिक में। देख सकते हैं, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में, ही नहीं दिख रहा है इतना छोटा, ये पूरा इतना बड़ा परमाणु है। परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में, आयतन की बात हो रही है, परमाणु के आयतन की तुलना में, सॉरी, आयतन की तुलना में काफी कम होता है या नगण्य होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए, और भी हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं पथ को हम लोग अक्सर कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया बीच में, ये नाभिक हो गया, ये आपका नाभिक हो गया। और बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी, बाकी सब जो ग्रह इसके साथ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब जो देख रहे हैं, शनि जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे व्यवहार करेंगे, यानी कि ये इस कक्षा पे घूमते रहेंगे, और ये जो होगा, ये जो सूर्य है, ये आपका नाभिक जैसा व्यवहार करेगा। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन वृत्तीय पथों को कक्षाएं कहते हैं। पथों को कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कक्षाएं कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। समझ गए? ये ऑर्बिट कहना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं पे घूमता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसमें कुछ दोष भी हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के दोष, क्या दोष है? पहला दोष देखते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा होगा तो ये कभी भी परमाणु स्थायी नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जब ये नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, है ना? ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक है, कैसे ऊर्जा का ह्रास होगा? तो हम लोग समझिए इस चीज को। मान लीजिए नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, चक्कर लगाएंगे ऐसे, है ना? तो चक्कर लगाएंगे, इसके नाभिक का क्या होगा, यहां से यहां तक का दूरी बढ़ेगी, जिससे आकर्षण बल कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो ये इसके कारण से क्या हो जाएगा, नाभिक में ये गिर जाएंगे और परमाणु का विनाश हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमाणु ऐसा व्यवहार नहीं करता, वो तो अस्थायी रहता है ना जी। तो हम लोग ऐसा ये लिख सकते, क्या लिख सकते हैं जी, कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का ह्रास होगा, जिससे परमाणु का विनाश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पे रदरफोर्ड ने ये बताया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षाओं में घूमते रहते हैं, लेकिन कितनी संख्या में होते हैं, किस कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाएं कितनी होती है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, है ना? निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं। तो यही हमारे इसके दोष थे, मैंने ये बता दिए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर,
भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।